और हमारे पास है डिस्कशन के लिए विच इज एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज E1 मैकेनिज्म विच इज एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस आकर के लगेगा। अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो एसिड अगर हम यूज कर रहे हैं तो एसिड से H प्लस आएगा, H प्लस आकर के H2O में लगेगा और H2O में लगने के बाद H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, राइट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, वो बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होगा जितना कम बेसिक होगा, राइट। सो यहाँ से H2O निकल करके आपके पास कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन बनने के बाद जो बेस बचेगा, ठीक है, जो हमने एसिड लिया था Hb, उसमें से बेस B माइनस है या अनायन जो है वो अनायन फिर से डिप्रोटोनेट कर लेगा H प्लस को और यहाँ से फिर आपको एक एल्कीन मिलेगा। एंड मेजरली जो हमें देखा गया है वो सिक्स एल्कीन मिल रहा है हमें, राइट। इसका जो मैकेनिज्म है वो E1 मैकेनिज्म है। मैं इस रिएक्शन के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। हमने लास्ट क्लास में जो है वो E2 देखा था मैकेनिज्म, अभी हम लोग E1 मैकेनिज्म देख रहे हैं। मैं डिफरेंसेस आपको बता दूंगा क्या डिफरेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंजमेंट में ऑकर रीजन इसका यही है कि कार्बोकेटायन इज बीइंग फॉर्म कार्बोकेटायन इज फॉर्म। सो सेट्स एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। और रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखें अल्कोहल की तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री अल्कोहल से। द रीजन फॉर दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। सो अगर हम एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन लेते हैं, एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेते हैं, मतलब आफ्टर ऑल ये डिहाइड्रेशन के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन ले रहे हैं, ठीक है, तो जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा दैट कार्बोकेटायन विल बी प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लेस, इस कार्बन पे प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो आप इसके स्टेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो बना रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर इज बीइंग फॉलोड, राइट। इन जनरल हम क्या करते हैं कि H2SO4 यूज करते हैं एंड वी एक्चुअली यूज हाई टेम्परेचर लाइक फॉर एग्जांपल 180 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस, राइट। और अगर हमें मान लो कि कोई स्लाइटली लेस, क्या बोल सकते हैं इसको, सीवियर कंडीशंस रखने हैं, ठीक है, तो हम H3PO4 यूज करते हैं, राइट। H3PO4 भी एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिमिलरली कंसंट्रेटेड H2SO4 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो जो कंडीशंस है वो थोड़ा लेस सीवियर होते हैं इन H3PO4, ताकि जो जैसे मान लो कि कोई रिएक्टेंट है वो हाई टेम्परेचर पे इफेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से जो है हम लोग H3PO4 का यूज कर सकते हैं। So basically in a way H3PO4 and H2SO4 act as both क्या बोल सकते हैं इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। और इसको हम लोग Al2O3 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। अनहाइड्रस Al2O3 हम लोग यूज करते हैं। अनहाइड्रस Al2O3 इज आल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि H2O लेकर के चला जाएगा। सो इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, which is the removal of water molecule। इसका जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दे तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम लोग H3PO4 से रिएक्शन करवा दे तो H3PO4 से भी आपका जो है ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 मैकेनिज्म। उसके बाद जो है हम फिर इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। तो E1 और E2 मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ आपको कि यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन अल्काइल हैलाइड इन मच मोर डिटेल। अभी के लिए मैं बस एक डिफरेंस बता देता हूँ कि आपको, ताकि आप जो है थोड़ा बहुत समझ पाए कि क्या हो रहा है E1 और E2 मैकेनिज्म में। तो E2 मैकेनिज्म
E2 मैकेनिज्म में क्या हुआ था? यहाँ एक कोई हैलोजन लगा है, एक्स हैलोजन, इसका हम रिएक्शन करवा रहे थे बेस के साथ। लेट्स कॉल इट बी माइनस। बेस का काम ये था कि दैट बेस इज डीप्रोटोनेटिंग H, ठीक है, और ये एक्चुअली जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा जिसमें जो आपका बेस है, दैट बेस would be forming bond with hydrogen present in the carbon, that is present at the beta position, और साथ ही में एक काम ये भी हो रहा है कि एट द सेम टाइम दिस स्टेप इज हैपनिंग, ठीक है, साइमल्टेनियसली चल रहा है ये काम, राइट। इसको हम एक ट्रांजिशन स्टेट से दिखा सकते हैं कि बेस ने हाइड्रोजन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो बेस और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है दे आर ब्रेकिंग, and these all things are happening in the same step simultaneously, राइट। अब होने के बाद इसमें जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है एज वी नो इज एल्कीन, ठीक है। सो हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, ठीक, कोई कार्बोकेटायन नहीं बना है। दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक, और इसके लिए हम लोग जो रेट है वो लिख सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो हम ले रहे हैं RX, ठीक है, और साथ ही में बेस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस में आपका जो है वो मतलब एक ही रिएक्टेंट पे बेस आकर के अटैक कर रहा है। सो टोटल वी हैव टू मॉलिक्यूल्स इंटरैक्टिंग विद देमसेल्व्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब E1 में क्या होगा? E1 में दिखाते हैं, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं E1 का। E1 मैकेनिज्म में
वही रिएक्टेंट है, और इसमें हम लोग जो है कार्बोकेटायन बन रहा है। एक्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एक्स जो है वो नॉर्मली हम लिविंग ग्रुप के तौर पर मानते हैं। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, एंड देन आफ्टर दैट बेस का जो है वो एक्शन स्टार्ट होगा और बेस हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा और फिर यहाँ पे आपके पास एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। सो वी हैव स्टेप 1 एंड वी हैव स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 में द स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज कॉमनली नोन एज RDS, ठीक है। सो RDS इज द स्लोएस्ट स्टेप जो कि रेट डिटरमाइन करता है एक गिवन रिएक्शन का, राइट। और इसके लिए अगर हम लोग देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज लाई करता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, ठीक है। सेकेंड कह सकते हैं हम लोग कि दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस या 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड कह सकते हैं हम लोग कि RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट कह सकते हैं कि हम लोग रेट लिख सकते हैं, इसका रेट विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई RX, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आई गेस आप लोगों को ऑर्डर पता है ना क्या होता है, बोलो। नहीं, नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। नॉर्मली ये क्या करते हैं हम लोग कि रेट का जो पावर, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट का एक्टिव मास है वो यही है, ठीक है, जो हम रेट एक्सप्रेशन में लिखते हैं। अगर आप आपने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम या पढ़ा होगा या फिर स्कूल में अभी जो केमिकल काइनेटिक्स चल रहा होगा उसके बेसिस पे हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि रेट का एक्सप्रेशन जो लिखा है और उसमें जो कंसंट्रेशन का जो पावर है या फिर जो एक्टिव मास का पावर है वही ऑर्डर होता है, और यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर 1 है क्योंकि इसका पावर 1 है, इसलिए दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो दोनों में आप डिफरेंस ये देख सकते हो कि उसमें ना तो कार्बोकेटायन बना था ना तो कार्बोएनायन बना था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? E2 मैकेनिज्म में, ठीक है। और इट वाज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और अगर हम E1 की बात करें तो E1 में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, राइट। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, so it rearrange to become more stable. The rearrangement only takes place if its stability increases.
ठीक है, तभी पॉसिबल है। ये रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल है? जब उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, एंड नॉट इवन सेम, अगर सेम स्टेबिलिटी है तब भी नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी, तभी कहेंगे कि इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, सो ये रीअरेंजमेंट कौन कौन से टाइप्स के हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट, then we have phenyl shift, then we have alkyl shift, and then we have ring contraction and expansion। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक ही चीज में हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं क्या है ये सब। हम लोगों को इसके रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा? सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेता है। कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा? ये वाला हाइड्रोजन अपना पोजीशन शिफ्ट करेगा। ठीक है, और ये कहां से, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो क्या देख सकते हो कि जो स्टेबिलिटी आपका, ये स्टेबिलिटी 1 डिग्री है कार्बोकेटायन, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये एक तरीके से दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था कि H प्लस निकलता था, और H प्लस निकलने के बाद जो है आपका नेगेटिव चार्ज बनता था, और नेगेटिव चार्ज बनने के बाद वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, और ये जो शिफ्टिंग है H प्लस की वो नहीं होती थी हाइपर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में ये पढ़ा था हमने कि इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना है, एटम्स के अरेंजमेंट को डिस्प्लेस नहीं करना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो H प्लस निकला था, किस H प्लस की बात कर रहा हूँ, इस H प्लस की, ये जो H प्लस निकला था हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो हमने, अब डेफिनेटली ये बात थोड़ी है कि हाइड्रोजन के पास दिमाग थोड़ी है कि यहाँ पे अरे यार आज मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन शो करना है, आज मेरा काम इतना ही है तो मैं यहीं तक रुक जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एल्कीन बना करके रुक जाएगा वहीं तक। हाइड्रोजन प्लस जो भी है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में उसको वहीं तक छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ने का हमारा रीजन यही था कि जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे थे तो उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का जो मेन पर्पस था, वो मेन पर्पस था इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, नॉट एटम का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन बनने के बाद H प्लस वहीं का वहीं रह जाता था, और फिर से H प्लस आकर के उसी पोजीशन पे लगता था ताकि इट इज शोइंग, ताकि वो इक्विलिब्रियम शो कर पाए। ठीक है, बट दिस थिंग कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद का स्टेप ये है विच इज द हाइड्राइड शिफ्ट। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ शिफ्ट्स, सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होता, और भी दूसरे ग्रुप शिफ्ट होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात करा। ठीक है, सो मिथाइल रहेगा तो मिथाइल शिफ्ट भी हो पाएगा, फिनाइल रहेगा तो फिनाइल शिफ्ट भी हो पाएगा।
ऑलराइट, सो यहाँ पे भी यही हो रहा है। फिर से एक बार और इसमें हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। सो फिर से एक हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। सो अब हमारे पास जो कार्बोकेटायन बना है, दैट कार्बोकेटायन इज a 3 degree carbocation. So you can see in each and every step the stability is increasing, right? You can say stability of carbocation is increasing. ठीक है, ये काम तब तक होता रहेगा जब तक आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती रहे। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी देखूं, अगर इसमें शिफ्ट कराऊं, तो आप मुझे शिफ्ट करके बताओ कि कौन से पोजीशन पे आपका कार्बोकेटायन आना चाहिए। अल्टीमेटली 3 पे आ जाएगा। तो देखो 3 पे जो है कैसे आएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, उनको तो समझने दो यार। यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, फिर आपको एक और शिफ्ट करना पड़ेगा 3 तक ले जाने के लिए। यार अब यहाँ देखो, यहाँ था 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ है आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ भी है आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी तो सेम हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट कि द रीअरेंजमेंट ओनली टेक्स प्लेस if its stability increases and not even same भी रहेगा तब भी नहीं होगा ये, राइट। तो इसीलिए ये स्टेप जो है वो नहीं होगा, ओके। आपका जो ये स्टेप में आकर के रुक जाएगा प्रोसेस, राइट। सो यहाँ से आपको हाइड्रोजन शिफ्ट कराने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ ही नहीं रही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिथाइल शिफ्ट। नेक्स्ट हमारा शायद आई थिंक फिनाइल शिफ्ट था, उसी नंबर से रखते हैं, फिनाइल शिफ्ट। इसमें फिनाइल शिफ्ट में जो पूरा फिनाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है in adjacent carbocation till the stability of carbocation is increasing, alright। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिफ्ट किसका हो रहा है,
shifting species is pH माइनस, ठीक है। जिस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट में आपका द शिफ्टिंग स्पीसी क्या था, वो था H माइनस। H माइनस जो है वो टोटल शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। और फिनाइल शिफ्ट में जब जाकर के आपका पीएच माइनस शिफ्ट हो रहा हो। तो अगर हम लोग बेसिसिटी देखें कि विच इज मोर बेसिक, अनायन की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ H माइनस एंड pH माइनस। तो इसमें ये देखा गया है कि जो आपका H माइनस है वो ज्यादा बेसिक है, ठीक है। इसकी वजह से H माइनस की डोनेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट पहले होगा, फिर उसके बाद फिनाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। पहले मेरा कहने का ये मतलब है, मान लो कि एक कार्बन में हाइड्राइड भी है और हाइड्रोजन भी है और फिनाइल भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है। ये तो इस कार्बन में जैसे हाइड्राइड भी है और फिनाइल भी है, तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ना कि फिनाइल शिफ्ट। रीजन इसका क्या है, वही डोनेशन कैपेसिटी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ। राइट, सो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट will take place first, ठीक है। सिमिलरली इसका एक जनरल स्टेटमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट क्या बोले कि गुड इलेक्ट्रॉन डोनर विल शिफ्ट फर्स्ट, पहले वो शिफ्ट होगा जो कि एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। सो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे हाइड्राइड है, इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक प्लेस फर्स्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच इज मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट में जो आपका शिफ्टिंग स्पीसी होगा वो CH3 माइनस शिफ्ट हो रहा है। कैसे हो रहा होगा ये, यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा, तो पूरा का पूरा CH3 ग्रुप जो है वो शिफ्ट होकर के CH2 पे लग जाएगा, और ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। ऑलराइट, अगर अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी देखें या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखें कि किसकी ज्यादा होगी, तो तीनों का कंपेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, ये है
पहला H माइनस, फिर PH माइनस एंड देन फिर CH3 माइनस। ये इनका बेसिसिटी का स्ट्रेंथ है, कौन सबसे ज्यादा बेसिक। H माइनस विल बी मोस्ट बेसिक, फिर देन PH माइनस विल बी मोस्ट बेसिक एंड देन फिर CH3 माइनस विल बी मोस्ट बेसिक, राइट। सो इस ऑर्डर में जो है वो आपका शिफ्टिंग होगा, पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर अगर हाइड्राइड नहीं है और फिनाइल और मिथाइल है तो फिनाइल शिफ्ट होगा, और फिर अगर फिनाइल और हाइड्राइड और क्या बोल सकते हैं मिथाइल है तो हाइड्राइड शिफ्ट पहले होगा। तो बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो सबसे पहले होगा इन कंपैरिजन टू फिनाइल शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट, राइट। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, शिफ्ट करके बताइएगा मुझे कितना शिफ्ट हो रहा है और कौन कौन सा शिफ्ट होगा, ठीक है। फाइंड फाइनल प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ शिफ्ट, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाले में बताओ कितना शिफ्ट होना चाहिए? एक बार होगा हाइड्राइड शिफ्ट, नहीं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, एक बार हुआ है हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरे वाले में एक बार होगा और नहीं होगा, एक बार होगा, यहाँ पे आ जाएगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो यहाँ पे आपका दो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। थर्ड वाले में दो बार होगा। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये तो ये हो गया आपका दो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। फोर्थ वाले में मिथाइल शिफ्ट होगा, एक बार होगा मिथाइल शिफ्ट। फिफ्थ वाले में किसको शिफ्ट करें, कौन से रिंग को नंबर कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3। हाँ, कौन वाला शिफ्ट होगा, वन वाला। अच्छा, तो जैसे हमने कि स्टेटमेंट पढ़ा, कि कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा, कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये वाला गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे देखो कि फिफ्थ वाले में कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, थर्ड वाला बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना, क्योंकि ये आपका जो है वो प्लस एम से डोनेट कर रहा है और ये आपका प्लस एच से डोनेट कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और यहाँ कोई डोनेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, बनना चाहिए, वो प्रोडक्ट बनना चाहिए इसके शिफ्ट से। ठीक है, तो इसमें भी एक बार शिफ्ट होगा। सिक्स वाले में कितना शिफ्ट होना चाहिए, पहले हाइड्राइड होगा फिर मिथाइल, ये प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग जो है शिफ्टिंग कर सकते हैं, और शिफ्टिंग कर करके जो है हम लोग स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ इज रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रिंग एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा। ठीक है, तो पहले तो प्रॉपर्टीज देखिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग इसका बॉन्ड एंगल्स देखें, तो ये 60 डिग्री आता है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 108 डिग्री होना चाहिए, ये 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये दैट विल बी ग्रेटर देन 135 डिग्री सेल्सियस डिग्री। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात बोलूँ कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सारे रिंग्स में, सो आइडियली जो इसका एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन तीन में से फर्स्ट थर्ड में आपका जो एंगल है वो 109 डिग्री नहीं है। हालांकि एक ये आर्गुमेंट बनाया जा सकता है कि जो साइक्लोपेंटेन है उसका एंगल इज क्लोज टू 109 डिग्री, बट 109 डिग्री जो है वो आपका एक परफेक्ट एंगल अगर देखें तो वो बस साइक्लोहेक्सेन में एग्जिस्ट करता है अमॉन्ग द
क्लोज रिंग स्पीसीज, ठीक है, या क्लोज रिंग कंपाउंड्स, क्योंकि ये जो है आपका मोस्टली एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, राइट। और चेयर फॉर्म अगर हम इसका देखें तो चेयर फॉर्म हैज 120 डिग्री एंगल्स ऑफ ईच बॉन्ड, right? So this is perfectly a tetrahedral structure, right? So a most perfect structure is for cyclohexane, right? So everybody or every ring will try to become cyclohexane in order to achieve this geometry, ठीक है, of 109 डिग्री, ताकि उसका जो रिंग स्ट्रेन है वो कम हो सके। रिंग स्ट्रेन क्या है, जो एंगल हमने कम किए हैं ना उसकी वजह से रिंग स्ट्रेन आ रहा है, राइट। जैसे साइक्लोप्रोपेन ले लो, तो साइक्लोप्रोपेन में रहना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन है आपका एंगल 60 डिग्री, सो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 49 डिग्री, 49 डिग्री 28 मिनट्स जो है वो उसका एंगल कम है। सो दैट इज क्रिएटिंग अ रिंग स्ट्रेन, ताकि क्योंकि अब कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स के बीच में जो है अब रिपल्शन ज़्यादा आ गया है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन अ एटम is dependent on the repulsion of electrons present in those bonds, right? अब कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 109 डिग्री 28 मिनट से क्यों है, राइट, sp3 में, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो वो कमरा आपको एक क्यूबिकल कमरा है, ठीक है। उस कमरे के सेंटर पे एक एटम है जो कि हमारा सेंट्रल एटम है, ऊपर का कोई दो अपोजिट कॉर्नर ले लो, राइट, और नीचे के उसके दोनों अपोजिट कॉर्नर्स लेना, ठीक है, नीचे भी दो अपोजिट कॉर्नर्स ले लो, राइट। अब ये दोनों कॉर्नर्स ऐसे होने चाहिए कि दोनों आपस में डायगोनल कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले कॉर्नर को ज्वाइन करो, डायगोनल कॉर्नर को, और नीचे वाले कॉर्नर को ज्वाइन करो, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए एक्स की तरह, ठीक है। तो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ sp3 केम आउट। मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक क्यूब है तो ऊपर के कोई दो डायगोनल ले रहे हैं और नीचे के दो डायगोनल्स ले रहे हैं, ठीक है, और आपका सेंटर में आपका एक एटम है जो कि सेंट्रल एटम, राइट। ये इनिशियली एक ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर इमेजिन किया गया, इसी के बेसिस पे जो है आपको sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिया गया है। नॉर्मली यही होता है, हर एक स्ट्रक्चर में sp देख लो, sp2 देख लो, sp3 देख लो, ठीक है, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे अरेंज्ड हैं ताकि उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लीस्ट हो, राइट। सो यहाँ पर भी जो आपका एंगल स्ट्रेन आ रहा है या फिर रिंग स्ट्रेन आ रहा है, रिंग स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन आर द सेम थिंग्स, ठीक है। सो रिंग स्ट्रेन जो आ रहा है वो रिंग स्ट्रेन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कम है, इसकी वजह से जो रिपल्शन है वो रिपल्शन आपका बढ़ जाएगा। सो इस रिपल्शन के बढ़ने की वजह यही बॉन्ड एंगल है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अगर ये 109 डिग्री पे रहता तो रिपल्शन जो है वो कम होता, राइट। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट। सो आपके पास अगर मौका मिले तो 4 मेंबर को आप 5 मेंबर बना सकते हो और 5 मेंबर को आप 6 मेंबर बना सकते हो, दैट इज रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और 6 मेंबर को या सॉरी 7 मेंबर को 6 मेंबर बना सकते हो, दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑलराइट। और साथ में ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो साइक्लोब्यूटेन का साइक्लोप्रोपेन में हो सकता है, द रीजन बीइंग डांसिंग रेजोनेंस जो हमने जीओसी के लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। सो इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब मैं आपके पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन लेकर के आऊंगा, तब पहले रिंग एक्सपेंशन देख लेते हैं कैसा होगा। तो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन के पास अगर मौका मिले तो ये रिंग एक्सपेंशन शो कर सकते हैं। अब ये देखिए कि रिंग एक्सपेंशन होता है कैसे। सो पहले एक कार्बोकेटाइन लिया, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर दिया। ये एक्सपेंशन कैसे टेक प्लेस करेगा या फिर कैसे आएगा, ये इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6।
सो 1 और 3 के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा ताकि रिंग एक्सपेंशन हो सके, और 2 और 3 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि नंबर 1 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा होता है 3 के साथ, और 2 और 3 का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आता है। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, सो 3 के साथ जब इंटरेक्शन शो कर रहा है तो वी कैन से कि 3 और थर्ड कार्बन मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डोनर, तभी प्रोवाइड कर पा रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स। और फिर फाइनली इसका नंबरिंग वही है 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो गया। 1 और 2 के बीच का बॉन्ड इंटैक्ट है, और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड एक बना है नया, और 4 5 6 एज इट इज ऐसा ही। तो 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। आप टोटल चेंज देखोगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर सेकेंड कार्बन, इस कार्बन के लिए। तो इस कार्बन पे इनिशियली इन द प्लेस ऑफ रिएक्टेंट आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड थे 4। प्रोडक्ट में आकर के जब आप देखोगे तो उसका एक बॉन्ड टूट गया है, लेकिन वो बॉन्ड जो है वो बना नहीं है। 2 और 3 का बॉन्ड टूटा है, लेकिन 2 के लिए और एक नया बॉन्ड बना नहीं है। 3 के लिए बन गया है, 3 ने 2 से बॉन्ड तोड़ दिया, या 2 से नाता तोड़ दिया और 1 से नाता जोड़ लिया, तो अल्टीमेटली उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रह गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो ये आएगा आपके सेकेंड पोजीशन पे। राइट, एक ऐसा ही एग्जांपल और देखते हैं। मान लो कि कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट और ये कार्बोकेटायन है। अब अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करना है कि थर्ड वाले कार्बन अगर पॉसिबल हो तो थर्ड कार्बन को जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर रह गया, थर्ड कार्बन मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनर रखना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा नंबरिंग कर रहे हैं कि 1 2, थर्ड इसको दे दिया नंबर 4 5 6। ठीक है, अब हम इसको जो एक्सपेंशन करेंगे तो ये एक्सपेंशन एक ही स्टेप में कर सकते हैं। 6 मेंबर रिंग बनाइए, इसमें नंबरिंग करिए 1 3 2, ठीक है, 4 5 6। थर्ड पोजीशन पे आपका एक मिथाइल आना चाहिए, एक थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया, और सेकंड पोजीशन पे एक कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ एक कार्बोकेटायन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप करके देखिए। चलो एक बार मैं फोर मेंबर का रिंग बता देता हूँ, उसके बाद जो है आपको एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, 4 मेंबर वाला रह गया, एक 4 मेंबर वाला बता देते हैं, उसी तरीके से हम एक्ट करेंगे जैसे 5 मेंबर रिंग के लिए कर रहे थे। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर दीज 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नंबरिंग करने के बाद एक्सपेंशन करेंगे इनटू 5 मेंबर रिंग्स, तो 1 2 3 4 5, और सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बोकेटायन आएगा। ठीक है, अब आप करके देखो रिंग एक्सपेंशन, कुछ मैं देता हूँ।
हाँ हो गया। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले का करते हैं। 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट किया और फर्स्ट पोजीशन पे एक यहाँ पे मिथाइल लगाया और सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटायन। ठीक है, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, दैट इज अनदर फैक्ट। ये भी तब तक कराते रहेंगे हम लोग शिफ्टिंग जब तक स्टेबिलिटी बढ़ ना जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा ना हो जाए स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट वाले में भी 5 मेंबर रिंग, पोजीशन 1 पे एक मिथाइल ग्रुप, पोजीशन 3 पे भी एक मिथाइल ग्रुप और 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे पोजीशन 2 पे आपका एक कार्बोकेटायन आएगा। सही है ये? बोलो। ठीक है, इसके बाद शिफ्टिंग हो सकता है हाइड्राइड शिफ्ट, ये अलग बात है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में भी 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग कर लेते हैं इसका पहले। 1, किसी को भी नंबर कर सकते हो। 2 3 का पोजीशन जो है वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिपेंड ज़्यादा नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सारे पोजीशन जो है वो सेम है। सो अच्छा, ये गलत नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग स्टार्ट होगी हमेशा कार्बोकेटायन से। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग आ गया। 6 मेंबर रिंग में आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटायन आएगा, सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटायन आया और कौन कौन से 4 और 5 में आपका। तो पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं इसका, जो नंबरिंग हमने स्टार्ट किया था कि इसका नंबर था 1, ये था 2, ये था 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। ये हो गया। अब इसका कोई और फर्दर शिफ्टिंग नहीं हो सकता फिर इसके बाद। नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो 6 मेंबर आएगा। 6 मेंबर आने के बाद आपका सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटायन विथ अ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और सिक्स्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगेगा ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें भी 6 मेंबर रिंग, सेकंड पोजीशन पे एक कार्बोकेटायन, सेकंड के पोजीशन कार्बोकेटायन बनने के बाद जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे ये 2 मिथाइल। राइट, फिर इसके बाद जो है आप मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम मेथड में फॉलो कर रहा हूं मैं, बस नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लेते हैं 4 मेंबर रिंग है और इस 4 मेंबर रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी मैंने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा हमें 1 और 3 के बीच में एक ट्रांजिशन। ठीक है, सो आपका 1 और 3 के बीच में कनेक्शन, 3 और 4 का बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा और 1 और 4 का बॉन्ड भी इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, 1 और 2 का बॉन्ड जो है वो आपको ब्रेक हो रहा होगा।
ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। राइट, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ के बाद प्रोडक्ट में 3 मेंबर रिंग और सेकंड पोजीशन पे एक कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है और ये आपका थर्ड पोजीशन है और ये आपका फर्स्ट पोजीशन है और ये आपका फोर्थ पोजीशन है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अभी भी जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो सेकंड पोजीशन पे बन रहा है और ये डांसिंग रेजोनेंस शो करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल। और यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 7 मेंबर रिंग को भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनटू 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे भी अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से, तो नंबरिंग अभी भी वैसे ही रखेंगे। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां से कार्बोकेटायन है एंड देन मूव साइक्लिक और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इनटू द रिंग 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में कनेक्शन बैठाइए और 6 मेंबर रिंग बनेगा जहां पे 1 और 3 के बीच में कनेक्शन आया था। 3 और 2 का कनेक्शन जो अभी भी वैसे ही रहेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेकंड पोजीशन पर। और 3 के साथ 4 कनेक्टेड है, फिर 5 कनेक्टेड है, फिर 6 कनेक्टेड है, फिर 7 कनेक्टेड है। राइट, अब यहाँ से जो है आप फिर मिथाइल शिफ्ट कर सकते हो, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हो। राइट, ये हो जाएगा। सो इस तरीके से नंबरिंग करके जो है आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसका जो हमारे पास लाइव एग्जांपल है वो हम लाइव एग्जांपल इसमें देखेंगे, आपका किसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। ठीक है, सो वापस आते हैं उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। एल्कीन्स का प्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, ये देखिए। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अब हम लोगों को क्या करना है कि इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन, इसमें जो इंटरमीडिएट बना होगा वो इंटरमीडिएट होगा ये वाला। राइट, अब इस इंटरमीडिएट के बाद मैं क्या करूं, क्या शिफ्ट कराऊं मैं, हाइड्राइड शिफ्ट कराएं, पक्का देख लो। हाइड्राइड शिफ्ट के लिए हाइड्राइड रहना चाहिए यार, है ना, तो मिथाइल शिफ्ट होगा एग्जैक्टली। सो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कराया और ये बन गया हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होने के बाद जो आपके पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दिस इज हाफ, दिस इज सेल्सियस एल्कीन एंड दिस इज हाफ मेन एल्कीन। ठीक है, और ये जो आपका सेल्सियस एल्कीन है दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। इसके बेसिस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, ये देखते हैं। हाँ, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ है, ए में बोल रहा, थर्ड का ए में। पहले कार्बोकेटायन बनाइए, कार्बोकेटायन बनाने के बाद प्रोडक्ट बनाइए। हाँ, कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर एल्कीन बन जाएगा नहीं। ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बी वाला बताइए। वन,
ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग हो सकता है, राइट। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा इस जगह पे, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद जो है एल्कीन बन जाएगा आपका। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर भी ब्यूटेन, बिल्कुल सही। डी वाला देखिए, मिथाइल प्रोपीन, बिल्कुल सही। ई वाला देखिए, थ्री मिथाइल ब्यूटेन। एफ वाला देखिए, थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए कि अगर हम लोग रेट कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इन ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी और सी और डी के बीच में जो रेट का ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए? किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये? देखो रिएक्शन जो है वो आपका शिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और चलो ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या है इसमें। इसमें बताइए कि आरडीएस क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था इसमें? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मतलब ये वाला जो स्टेप आपका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये आरडीएस। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कार्बोकेटाइन है, अगर कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा रेट उतना ज्यादा होगा। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। तो इसी से जो है हमारा ये ऑर्डर भी आया था। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि आप इसमें स्टेबिलिटी का, या फिर स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताइए कि किसका रेट ज्यादा होना चाहिए। अभी भी सी का, कार्बोकेटाइन बना के देखो यार, ठीक है ना। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है, और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो बी और सी तो कंपेरेबल है ही नहीं, क्योंकि आपका कार्बोकेटाइन जो है यहाँ 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए थी वो ए और बी में आनी चाहिए थी कि सर यहाँ पे भी 1 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 1 डिग्री बन रहा है। तो जब भी आपके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम आ जाए तो फिर आप प्रोडक्ट में चले जाइए, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो फाइनल प्रोडक्ट, इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो इन दोनों की स्टेबिलिटी में से एल्कीन की स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है, राइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। तो ये जो है एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि आप पहले देखेंगे कि रिएक्शन में, या फिर रिएक्शन का आरडीएस क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उस जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा आपका रेट। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट भी जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए, राइट। नॉर्मली ये जनरली ऐसा केस है, ठीक है। सो इसीलिए जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी सी बी एंड देन फिर ए, ठीक है। तो डी सी बी एंड देन फिर बी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी हैलोजिनेशन में। डी हैलोजिनेशन में हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो है विसनल डाइहैलाइड लेते हैं। ठीक है, विसनल डाइहैलाइड क्या होता है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विसनल डाइहैलाइड। जब एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजेंस लगे, ठीक है, तो उसको विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। अगर एक ही कार्बन में हैलोजेंस लगे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, मतलब बेसिकली हैलाइड्स के लिए ही नहीं है, सबके लिए। अल्कोहल होगा तो उसको जेमिनल डाइऑल कहेंगे या फिर विसनल डाइऑल कहेंगे। तो एक ही कार्बन में अगर लगा हुआ है दो ग्रुप्स तो दैट इज आल्सो नोन एज जेम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, और इसको विक बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग विसनल डाइहैलाइड यूज कर रहे हैं और मेटल्स यूज कर रहे हैं। मेटल्स की टेंडेंसी एज सच यू नो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने की है। तो इसका जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेटल है दैट मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म मेटल प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आकर के किसी एक पोजीशन पर अटैक करेंगे और ये x माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कार्बन आयन। कार्बन आयन बनने के बाद ये यहाँ ड्रॉप होगा और ड्रॉप होकर के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट गिवन इन एनी लिटरेचर, ये समझने के लिए है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मैकेनिज्म नहीं होता है या फिर लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर नॉलेज और स्कोप ऑफ आवर क्लास नॉलेज, राइट। सो आप समझने के लिए जो है कुछ कर सकते हो, आप खुद से ही मैकेनिज्म भी बना सकते हो। तो इस बेसिस पे जो है ऐसे करेंगे हम लोग तो समझ में भी आएगा हम लोगों को, और हमारे लिए जो याद रखने के तरीके हैं वो भी खुद बनते जाएंगे नए नए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका वो एल्कीन बन गया। सिमिलरली ये हम लोग जो है वो जिंक डस्ट और एसिटिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। एसिटिक एसिड के साथ हम लोग जो है यहाँ पे इथेनॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इथेनॉल कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसिटिक एसिड ऑब्वियसली। ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी जो है आपका एल्कीन बन रहा है। नेक्स्ट जो तरीका है वो हमारा NaI एसीटोन का है। NaI एसीटोन भी यही काम करता है कि जो I माइनस है, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा दिखेगा कि I माइनस है, उसने I माइनस ने ब्रोमीन पर अटैक किया और ब्रोमीन जो है वो IBr बन जाएगा, I माइनस और Br प्लस। जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप हो करके फिर ब्रोमीन माइनस निकल जाएगा। ठीक है, सो ये Br माइनस निकल गया और ये एल्कीन बन गया। फाइनली क्या होगा कि जो I माइनस है वो I माइनस IBr के साथ रिएक्शन शो करेगा और ये I2 बना करके Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये Br माइनस विल स्टे दिस NaI, और ये जहाँ पे I2 निकला है। तो नॉर्मली I2 जो आपका रिलीज होता है वो इस तरीके से रिलीज होता है कि एडजेसेंट पोजीशन पे अगर ब्रोमीन ब्रोमीन लगा है तब। ठीक है, और ये ब्रोमीन्स जो है वो आपके एंटी पोजीशंस पे होने चाहिए, तभी जाकर के आपका जो है वो I2 रिलीज होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, अभी नहीं डिस्कस करते, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, इसको बोले ऐसे लिख देता हूँ कि ब्रोमीन should be at anti-peripheral position। ठीक है, एंटी पेरिफेरल का मतलब है कि एंटी पोजीशन में होना चाहिए। एंटी पोजीशन कहना इज इट इज क्या बोले, एक लेम लैंग्वेज है।
एंटी पेरिफेरल जो है वो थोड़ा बहुत साइंटिफिक है, बिकॉज एंटी पेरिफेरल कहने का ये मतलब है कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट अब मॉलिक्यूलर एमओटी से जुड़ गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और यहाँ पे हम जो है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटी पेरिफेरल मतलब कि अगर आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सियल पोजीशंस आर एंटी पेरिफेरल, ठीक है। और डिस्कशन कैन बी मेड कि सर, मतलब आप लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेटोरियल ले लें तो इक्वेटोरियल भी तो एंटी पोजीशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंटी पोजीशन नहीं लिखना चाहता था। एंटी पेरिफेरल रिप्रेजेंट्स कि जो आपके ग्रुप्स होने चाहिए वो ग्रुप्स एग्जैक्टली डिफरेंट पोजीशंस में होने चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस में होने चाहिए, ताकि आपका जो है बिल्कुल एंटी पोजीशन में हो। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो इस जगह पे रहेगा, तब आई टू जो है आपको रिलीज होगा, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे दिस इज नथिंग बट दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, जो आई टू के साथ रिएक्शन शो हो रहा है उसके बारे में भी लिख देते हैं। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये एलिमिनेशन में भी आपका जो है वो ई टू मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन विच इज विथ हाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। ये सॉरी दिस इज फॉर रिएक्शन, अब हम लोग रिएक्शन में आ गए हैं। एल्कीन्स का फॉर्मेशन हम लोगों ने खत्म कर लिया है। रिएक्शन में देखिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या करना है? हाइड्रोहैलोजिनेशन में हम लोग HX का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको जो हम लोग ये भी बुला सकते हैं, ये रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें अगर हम लोग HX यूज कर रहे हैं, जैसे HBr यूज कर रहे हैं या HBr पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो मैकेनिज्म देख लो। अगर हम लोग HBr यूज कर रहे हैं तो HBr में जो आपका H प्लस है, दैट H प्लस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बाद अट्रैक्ट होने के बाद ये किसी एक पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है, ठीक है। तो किसी पोजीशन पे अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच होता है, दैट विल डिपेंड। लेकिन सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच करते तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता विच वुड हैव बीन मोर स्टेबल, ऑलराइट। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म गलत दिया हुआ है, राइट। सो आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो फिर से यहाँ से एक बार शिफ्टिंग होगा, शिफ्ट होने के बाद कार्बोकेटायन यहाँ आएगा और कार्बोकेटायन आने के बाद ब्रोमीन जो है यहीं लगेगा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि कार्बोकेटायन कहीं पे भी बने, कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है वो अगर शिफ्टिंग पॉसिबल होगा तो वो शिफ्टिंग होगा, राइट। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है दैट इंटरमीडिएट इज ऑलरेडी मोर स्टेबल, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें जो एडिशन हमारा हो रहा है दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का जो स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट है कि दैट द एडिशन ऑफ HX टू एन एल्कीन, the hydrogen atom is added to the carbon atom of the double bond that already has the greater number of hydrogen atoms, right। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो कि ये जो हाइड्रोजन एटम आपका ऐड हुआ है, ये वाला, ये आकर के यहाँ पे लग गया है ना, ये वाला यही था, ठीक है। सो
या फिर इसका अदर अदर वर्ड में भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन का ये मतलब है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, एडिंग मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, HBr, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो दैट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। क्या बोला हमने, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल gets attached to carbon with less hydrogen, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं और मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, ठीक है। इसके इसका मैं एक बार करेक्ट वर्जन जो है आपके पास सेंड कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा गलत है, इस इसी से हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे दूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे और कुछ रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।